क्या बोलती पब्लिक? बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। तो क्लास 9th रेडियंट के बच्चों, अब तुम आ गए हो टाइटन में। और भी काफी बच्चे होंगे यहाँ पर जो डायरेक्टली टाइटन से भी पढ़ाई करते होंगे। तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप सभी का फेवरेट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आप सभी के सामने आने वाला है। अरे चैप्टर भी आएगा सामने, और हम भी आएंगे सामने, हम भी पढ़ाएंगे, हम भी समझाएंगे, हम भी जताएंगे, हम भी सिखाएंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी किस चिड़िया का नाम है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश, आकाश रवन, आप सभी का फिजिक्स बड़ी, आप सभी का फिजिक्स टीचर और आप सभी का फिजिक्स मेंटर। आपके लिए लेकर आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 बार रिपीट करा है। इतना प्यारा चैप्टर है, इतना सुंदर चैप्टर है, इतना मजेदार चैप्टर है कि आधा चैप्टर तो बच्चे कहते हैं सर समझ ही नहीं आया। लेकिन आज तुमको सब कुछ समझ आएगा क्योंकि आज तुमको पढ़ा रहे हैं हम और पढ़ रहे हो आप। यही तो है कमाल की बात है। टाइटन पिछले वीक और पिछले के पिछले वीक मैंने कैंसिल करा दिया था, कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण हो गए थे जिसके कारण मेरे 2 लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए थे। आज हम वन शॉट इस लेक्चर को करें, वन शॉट ही करना था। वैसे भी 40 मिनट का मेरा टारगेट है इस लेक्चर के लिए, क्योंकि 40 मिनट क्या 6 लेक्चर में 6 घंटे में हम पढ़कर आए इस लेक्चर को, चैप्टर को। ठीक है, हम 40 मिनट में इसे कवर करेंगे। उम्मीद है, आशा है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, कूल होंगे, औसम होंगे, शानदार होंगे, मजेदार होंगे, मजे में जी रहे होंगे। भाई सिलेबस तो पूरा हो चुका है, पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है। जब सिलेबस पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो हम सिर्फ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रिवीजन के लिए। कितनी सारी बातें बोलना पड़ती है ना, है ना। अब ऐसा लगता है कि मुंह बंद करके बैठ जाओ, लेकिन नहीं, हम अगर बंद करके बैठ गए तो आप लोगों की पिटाई कौन करेगा? ठीक है, पिटाई अभी तो तुम लोगों को डांट भी नहीं सकते हम, मतलब आज के टाइम पे तो टीचर्स डांट भी नहीं सकते। हमारे टाइम की मतलब ये कहानियां हमारे घर के बड़े सुनाते हैं। अरे हमारे टाइम के टीचर्स तो हमें संटियों से मारा करते थे, हमें मुर्गा बना के बिठा देते थे दिन दिन भर, 2-2 3-3 दिन तक हम मुर्गा बने बैठे रहते थे। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा आपके घर के बड़ों के मुंह से। 2-2 3 दिन मुर्गा बना दिया ना, इतना 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 लंबा लंबा फेंकते हैं भाई, इतना लंबा लंबा फेंकते हैं। ठीक है, 2-3 दिन का मुर्गा बना देना। ठीक है, आज के टॉपिक्स को हम क्या कर रहे भाई, हैंग 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 हो जाता है ये। आज के टॉपिक हम क्या क्या कवर करने वाले हैं भाइयों और बहनों? हम पहले तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, फिर सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहला डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है? करंट क्या होता है, रुको अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें। करंट क्या होता है, रुको अभी मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं तुमको डायरेक्ट करंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है? डायरेक्ट करंट का सोर्स कुछ और नहीं, डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है सेल। ठीक है ना। अब सेल क्या होता है? जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक। भाई सेल को कभी ना कभी जीवन में देखा होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल भरा होता है, और जब उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल भरा होता है तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाली डिवाइस ही तो कहलाती है सेल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाली डिवाइस ही तो कहलाती है सेल। आपके पास कभी कोई खराब सा सेल रखा हो, उसको तोड़ ताड़ के देखना, उसके अंदर केमिकल निकलेगा, कुछ केमिकल लोचा होता है। उस केमिकल लोचे के कारण वो केमिकल इलेक्ट्रिक करंट बना देता है। केमिकल से इलेक्ट्रिक करंट का बन जाने वाली डिवाइस, बनाने वाली डिवाइस कहलाती है सेल। अब देखो, सेल से करंट बनता है और जाता है किसी ना किसी सर्किट में। बेसिकली सेल के अंदर 2 रॉड्स होती हैं, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोड। एक हाई पोटेंशियल की होती है, एक लो पोटेंशियल की होती है। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव। इस रॉड्स को किन्हीं दूरी पर किसी सॉल्यूशन के अंदर या फिर जेली के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, उसके अंदर किसी वेसल की सहायता से डुबाया जाता है। ठीक है, आगे डायरेक्ट करंट ऐसा करंट फ्लो होता है जो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। मैं आपको डायरेक्टली डायरेक्ट करंट बता दिया, अभी आपको करंट की डायरेक्शन वायरेक्शन सारी बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है ना, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डायरेक्टली अंतर पढ़ते हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आपके फोन की बैटरी अगर खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हो? नई बैटरी लेकर डालते हो उसमें? नहीं नहीं, रिचार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे टीवी के रिमोट का सेल खराब हो जाता है तो हम क्या उसे रिचार्ज करते? नहीं, उसे फेंक देते हैं। सुनना ध्यान से, अगर हमारे फोन की बैटरी की बात करते हैं तो फोन की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको रिचार्ज करके बढ़िया वापस लगा देते हैं। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? तो कुछ ऐसे सेल होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए हमारे टीवी के रिमोट का सेल, उदाहरण के लिए हमारे खिलौनों में यूज होने वाली छोटी छोटी बैटरी, ये एक बार यूज हो गई उसके बाद यूज नहीं होती, इनको फेंकना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो इरिवर्सिबल होती है। इनके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो इरिवर्सिबल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है
याद रखिएगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करें तो इसके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। मतलब फोन की बैटरी, इसका सबसे प्यारा उदाहरण होता है फोन की बैटरी। फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्या करोगे? फेंक दोगे ना? ना, नई बैटरी हजारों की आती है, तो हम क्या करेंगे? उसको रिचार्ज करेंगे। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। और प्राइमरी सेल ऐसा सेल जो एक बार यूज हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म। अब देखो इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली और कहानी खत्म। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली, कहानी खत्म। और सेकेंडरी सेल में केमिकल एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब चार्ज होता है ना तो आप चार्जर लगाते हो, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और जब हम उसका यूज करते हैं ना तो वो केमिकल एनर्जी वापस कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? एक बार डिस्चार्ज हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन सेकेंडरी सेल वो होते हैं ना, इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है ना? प्राइमरी सेल का उदाहरण मैं बार बार कहता हूं, फोन की बैटरी, आराम से समझ आता है। सेकेंडरी सेल का उदाहरण ये है तो वही मोबाइल की खिलौनों की बैटरी, ठीक है। प्राइमरी सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। प्राइमरी सेल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है जो हाई होता है। और सेकेंडरी सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कैसा होता है? लो होता है। अब देखो प्राइमरी सेल का यूज वहां किया जाता है जहां पर हमको कम करंट चाहिए, ठीक है ना? प्राइमरी सेल का यूज वहां किया जाता है जहां पर हमें कम करंट चाहिए। जैसे कि भाई फोन की जैसे टीवी के रिमोट में हमें कम करंट की जरूरत है, हम प्राइमरी सेल का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी गाड़ी में, अगर किसी कार में हमको करंट की सप्लाई करना है तो हम वहां पर प्राइमरी सेल का यूज नहीं करेंगे, हम सेकेंडरी सेल का यूज करेंगे। क्योंकि सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है तो ये ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी सेल जो होता है ये हल्का होता है और सस्ता होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल जो होता है भारी होता है और महंगा होता है। प्राइमरी सेल, टीवी के रिमोट का सेल खरीदने जाओगे 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का आएगा। लेकिन मोबाइल की बैटरी खरीदने जाओगे तो 10,000 की, 20,000 की, कितनी महंगी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल जो होता है वो हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल जो होता है भारी भी होता है और महंगा भी होता है, ठीक है। इन दोनों को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा डिफरेंस। ये पूरा प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बसाने में आपकी मदद करता है। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो बेटा, हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर वो होते हैं, वैसे तो छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं, 6-7 क्लास में सिखा दिया जाता है कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। तो भाई अगर हम बात करते हैं किसी कंडक्टर की, तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस है जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करेंगे। तो अब कंडक्टर को कंडक्टर क्यों कहा जाता है? सवाल यह है, कंडक्टर को कंडक्टर इसलिए कहा जाता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो है इलेक्ट्रिक करंट। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन का, करंट वर्ड का मतलब, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आज हम तुमको, करंट वर्ड का मतलब होता है क्या? कि जब भी, करंट वर्ड का मतलब होता है जब भी एक कोई वस्तु धारा प्रवाह कर रही हो, एक लाइन में फ्लो हो रही हो, उसे कहते हैं करंट। जैसे वाटर करंट मतलब पानी की धारा, एयर करंट मतलब हवा की धारा, अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन की धारा। आदि बातें तो यही समझ आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज हमें चाहिए क्या? कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? कंडक्टर चाहिए। तो करंट फ्लो करने के लिए हमको चाहिए कंडक्टर। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ये रहा एक प्यारा सा कंडक्टर। हम मानने हैं 2 मिनट के लिए मान लिया ये रहा कंडक्टर। इस कंडक्टर में से फ्लो हो गए इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में से फ्लो हो गए इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में से फ्लो हो गए इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में से फ्लो हो गए इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो वहां प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वहां प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो बेसिकली जब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन अकेला तो फ्लो होगा नहीं, अपने साथ क्या लेकर घूमेगा? चार्ज। है, इलेक्ट्रॉन अकेला तो फ्लो होगा नहीं, अपने साथ क्या लेकर घूमेगा? चार्ज। कहां से? किसी भी वायर की क्रॉस सेक्शन से। और जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या फिर चार्ज फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज से भी काम चल सकता है, अभी हम यहाँ पर जरूर नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तब पॉजिटिव से भी काम कर सकता है। तो करंट क्या होता है? जब भी चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से, तो उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। भाई साहब, अंकल ने, एम्पियर अंकल ने करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई की सहायता ली,
है ना। एम्पियर अंकल ने करंट के फ्लो करने के लिए करंट के लिए आई की सहायता ली, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है क्यू बाई टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी, है ना। अगर आपको कहीं पर चार्ज निकालना हो, अगर आपको कहीं भी किसी भी स्थिति में, केमिस्ट्री में भी अगर आपको चार्ज निकालना हो ना, तो आप उसके लिए एक प्यारे से फॉर्मूला का यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है, क्यू, क्यू मतलब चार्ज, एन ई, जहां पर एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना हो ना, तो आप तो ठीक है, आपको क्या करना आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है। तो एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू को तुमको कोई भी नहीं बताएगा। मैं हर बार हर क्लास में जब जब ये टॉपिक पढ़ाता हूं तो ई की वैल्यू को तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ई की वैल्यू को तुम्हें खुद अपने जहन में रखना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पर करंट का दूसरा फॉर्मूला भी सीखने वाले हैं, जिसको I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो तुमको आएगा। अब क्यू की जगह तुम्हारा मन है कि ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ठीक है, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी तो बढ़िया सी बात है, लेकिन I इज इक्वल टू एन ई बाई टी ये भी बहुत बढ़िया सी बात है, ठीक है। अब करंट जो होता है, सुनना ध्यान से, है ना, करंट जो होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, करंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो करंट के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन करंट के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है भाई। गड़बड़ कुछ ऐसी है कि करंट के पास डायरेक्शन तो है, लेकिन वेक्टर के किसी लॉ को फॉलो नहीं करता। इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, ठीक है। करंट की जो डायरेक्शन होती है, याद रखना बेटा, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर, ठीक है ना। करंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर होती है। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था, मेरे शब्द थे, मेरे बयान था, मेरे अपने लफ्जों में आपसे कहा था कि करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा नेगेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है, ये होगा नेगेटिव से पॉजिटिव में। मान लीजिए हमारे पास ये एक बिजली का तार है, ठीक है, इस बिजली के तार में से, अच्छा एक मिनट, बिजली के तार में कुछ लगा तो दूं वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये सुंदर सा बल्ब है। इस बल्ब को ग्लो करने के लिए आपने यहां लगा दी एक बैटरी, ठीक है, ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये हिस्सा नेगेटिव है, ठीक है, बैटरी लगा दी, सेल लगा दी, कुछ भी लगा दो। अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन है, 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 ये करंट की डायरेक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चाचा जो होते हैं ना, वो उल्टा घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन चाचा कहाँ घूमते हैं, उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, 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 नेगेटिव से पॉजिटिव। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फ्लो ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिना सोचे लिख देना इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, बिना सोचे आप लिख देना इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, किसकी, फ्लो ऑफ करंट की। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन कैसी होगी, आंसर देना, आंसर देना। तुमको आंसर तो पता ही नहीं होगा, लेकिन आंसर आप देना, जरूर देना, जरूर देना, जरूर देना, ठीक है। तो करंट की दिशाओं में अगर कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लेना, करंट की दिशाओं में अगर कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेना। अब देखो भाई, करंट एक मेजरेबल क्वांटिटी है। करंट को आप फिजिक्स की थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगाकर, फिजिक्स के थोड़े बहुत कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट लगाकर करंट को आराम से मेजर कर सकते हो। करंट की जो डायरेक्शन होती है ना उसके बारे में तो हम पता लगाए। अब करंट एक मेजरेबल क्वांटिटी है, करंट को मेजर किया जा सकता है, तो करंट को मेजर करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करते हो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब फॉर्मूला जब आ गया है तो यूनिट भी तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, तो यूनिट कौन सी यूज करेंगे, देखो मान लो लेट कर दो कि Q हमारा 1 कूलाम है और T हमारा 1 सेकेंड है। Q हमारा 1 कूलाम है और टाइम हमारा कितना है, 1 सेकेंड। तो जब भी किसी कंडक्टर में से
1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड के लिए, तो उससे कहा जाएगा 1 एम्पियर करंट। ले भाई, तो करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। और इसकी दूसरी यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड। अगर किसी भी कंडक्टर में से 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होगा तो उस अमाउंट ऑफ करंट को क्या कहा जाएगा? एम्पियर कहा जाएगा। और एम्पियर एसआई सिस्टम में यूज होने वाली यूनिट है। एम्पियर एसआई सिस्टम में यूज होने वाली यूनिट है। इसका यूज करना चाहिए हमें जब जब करंट की बातें होती हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट मैं आपको बता चुका हूं। सुनना ध्यान से, एक और प्यारी प्यारी बात है। अगर एम्पियर का यूज नहीं करते हो तो एम्पियर की छोटी यूनिट जो कि अक्सर कम करंट मतलब वीक करंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना, अक्सर कम करंट की बात हो, वीक करंट की बात हो, तो एम्पियर की छोटी यूनिट की यूज की जाती है। जैसे मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁻6 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻⁻6 3 और माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁻6 अक्सर इसका यूज किया जाता है। इसको याद रखना कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इसे करा के दिखाता हूं। ओ भाई साहब, ये तो रंग ही बदल दिया इसने। ठीक है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, है ना। एक कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो एक कूलाम मतलब, अरे यार ये मेरे से अक्सर हो जाता है। अगर हम क्यू की बात करें तो 1 कूलाम, आपको बोला है कि एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको क्यू की वैल्यू कितनी दी है? 1 कूलाम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात आपको एन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या बोला है? Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, Q की जगह हम 1 एम्पियर कर देते हैं क्योंकि अब हम करंट बढ़ रहा है ना 1 एम्पियर के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 1 एम्पियर की, ठीक है, करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाले हैं, आपको इसका पता लगाना है। आपको इसके लिए ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें आई भी आ जाए और एन भी आ जाए। आपको इसके लिए ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें आई भी आ जाए और एन भी आ जाए। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? एन ई बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या होगा? आई की जगह क्या आ गया? 1। एन की वैल्यू तो हमें निकालना, ई की वैल्यू कोई नहीं बताएगा, इसे तो हमें ही पता लगाना है। 10⁻⁻19। ठीक है, और टी 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं ना, तो 1 कूलाम और 1 सेकंड। 1 एम्पियर का मतलब क्या? 1 कूलाम और 1 सेकंड। टी की वैल्यू आपको 1 पुट करना, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। लो भाई, इससे ये उड़ा दो, ये गया 5 बार, ये गया 8 बार, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5/8। और इस भाई साहब को ऊपर उठाकर ले आओ, 10⁻+19 हो गया। ठीक है, 5 और 8 को डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा। करके देख लिए, यही आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो 0.625 अच्छा लग रहा है। 19 बार 10 है, एक 10 उधार ले लो ना, तो बचे के कितने? 18। 19 बार 10 था, एक उधार ले लिया, बचे कितने? 18। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहां पर किसकी वैल्यू आ गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। अब गलती करके इसकी यूनिट एम्पियर मत पुट कर देना, गलती करके इसकी यूनिट कूलाम मत पुट कर देना। आपको ना एम्पियर पुट करना है, आपको ना कूलाम पुट करना है, डायरेक्टली नंबर निकाल रहे हैं। अभी कभी आप नंबर की बात करते हो तो क्या वहां यूनिट पुट करते हो? ना ही बाबा, हम वहां पर यूनिट ही पुट नहीं करते, तो इसलिए हम यहां भी यूनिट पुट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सेल की, तो ये सिंबल यूज किया जाता है। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। करंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट, एक होता है एसी। तो एसी की बात करेंगे तो एसी सोर्स ऐसा यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये ओपन प्लग की है, ये ओपन स्विच है, ये ओपन टैपिंग की है। ठीक है ना, ये क्लोज की है, ये क्लोज स्विच है, और ये क्लोज टैपिंग की है। टैपिंग की मतलब जब जब टैप करोगे उसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये ओपन जब होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्लोज जब होगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये रियोस्टेट है ना, ये फिक्स रजिस्टर है, मतलब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है। ये वेरिएबल रजिस्टर है और ये वेरिएबल रियोस्टेट है। ठीक है ना बेटा, याद रखना इन सभी का। आप कभी देखते हो, देखो ये बना है अमीटर। अमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। यह है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमेशा पैरेलल में यूज होता है। ये बल्ब है और ये हीटर है, ठीक है ना। और ये गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं तो हम नहीं करेंगे। अब इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा, सेल का यूज कहां किया जाता है, इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। और उसके बाद कमेंट में आंसर देना, इसका आंसर भी आप मुझे देना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका आंसर भी आप मुझे देना। ठीक है, अब देखिए
क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलाम, तो क्यू की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 0.5 कूलाम का चार्ज फ्लो होता थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 5 सेकंड। ले भाई 5 सेकंड के लिए 0.5 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, फाइंड द करंट। आंसर तो ऐसे ही आ गया। अरे कोई है इस क्लास में जो इसका आंसर दे दे? किसी में है इतना सामर्थ्य, किसी में है इतनी शक्ति, किसी में है जो इतना टफ कैलकुलेशन कर ले? क्यू की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 5, किसी में है इतनी शक्ति जो इसको सॉल्व कर दे? मैं कर देता हूं। पॉइंट हटाकर क्या लग गया यहाँ पर, अपॉन में 10। ये ले भाई, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। है किसी में इतना सामर्थ्य जो पॉइंट में मुझे आंसर ला के दिखा दे? किसी को आ जाए ना तो मुझे पॉइंट में आंसर लगा के देना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की। पहले उससे पहले हम बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने में से करंट फ्लो नहीं करने देते, जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करने देते। उदाहरण के लिए याद रखना है ना, उदाहरण के लिए कॉटन, रबर, ये अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता। प्लास्टिक, ये अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता। वुड, ये अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता। पेपर, अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता। ग्लास, अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता। लेदर, अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता। एंड प्योर वाटर, ठीक है ना, ये प्योर वाटर भी अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता। तो ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो ऑफ करंट को ब्लॉक कर देते हैं वो कहलाते हैं इंसुलेटर। अक्सर इनका यूज वहां किया जाता है जहां पर हमें करंट से बचना होता है। जैसे बिजली के वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, बिजली के वायर के ऊपर रबर की कोटिंग की जाती है, ठीक है ना। इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं होते, इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ कर देते हैं। अब भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है, तो इसका जवाब है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो कंडक्टर के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने भी मेटल हैं, जैसे हम कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, सिल्वर की बात करें, ये अपने में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अलाउ करते हैं। आयरन, ब्रास, स्टील, सारे के सारे कंडक्टर है। काहे के लिए करते हैं? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके पास स्मॉल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और स्मॉल रेजिस्टेंस होने के कारण हमारी जो शरीर होता है ना, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा नहीं कि बिजली के तार की जगह अपने आप को लगा लो, नहीं। हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और मर्क्यूरी भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्लोज सर्किट की और ओपन सर्किट की, ठीक है ना। हम बात करते हैं किसकी, क्लोज सर्किट की और ओपन सर्किट की, ठीक है। सुनना ध्यान से। क्लोज सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट जो कि अपने में से करंट फ्लो करेगा, क्लोज सर्किट कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब पहली बात तो करंट के रास्ता जो होता है उसको सर्किट कहते हैं। करंट का जो रास्ता होता है उसको सर्किट कहते हैं, जहां से करंट फ्लो हो सकता है। और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्लोज सर्किट कहलाएगा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट कहलाएगा। शब्दों को सुनना, ओपन में करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन क्लोज में करंट फ्लो होगा। आप जो सोच रहे हो ना उसका उल्टा चलता है। अगर आप सोच रहे हो ओपन में से करंट फ्लो होगा ना, क्लोज में से करंट फ्लो होगा, ठीक है ना बेटा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉमनली पंखा होता है, हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉमनली कूलर होता है, हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉमनली लाइट्स होती हैं, हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉमनली एसी होता है, टीवी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑपरेशनल चीजें होती हैं, जैसे बिजली के वायर होते हैं, बिजली के वायर से इलेक्ट्रिक सर्किट को एक्सपांड किया जाता है। स्विच होते हैं, मीटर लगे होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट होते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, वो सर्किट क्लोज हो जाता है तो करंट फ्लो होने लगता है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है, तो ओपन होने के कारण करंट फ्लो नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, चार्ज कंडक्टर से अनचार्ज कंडक्टर के डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है ना। आप यहां पर देखिए कि नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर से पॉजिटिवली चार्ज अनचार्ज कंडक्टर की और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर से पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर की और करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां से डायरेक्शन ऑफ करंट को समझा जा सकता है, ठीक है ना बेटा। अब देखो, जिस कंडक्टर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सुनना ध्यान से,
हम करंट फ्लो करते हैं ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो करते हैं। जिस कंडक्टर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर कहलाएगा, और जिस कंडक्टर के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वह पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर कहलाएगा। पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर मतलब हाई पोटेंशियल वाला, और नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर मतलब लो पोटेंशियल वाला, ठीक है ना। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये अभी हमारे पास आने वाला है, ठीक है ना। कहां गया भाई पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डायरेक्टली वोल्टेज भी बोलते हैं। अभी मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा और अच्छी बातें वहां पर भी सीखेंगे। देखिए, मानिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारा चार्ज है, और ये एक कंडक्टर, इसके पास चार्ज नहीं है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हायर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ। ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण है। इसके पास ज्यादा चार्ज है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसके पास कम चार्ज है तो उसका पोटेंशियल क्या है, कम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि करंट के फ्लो करने में हमारी मदद करता है। एग्जाम में तो ऐसा लिख के नहीं आओगे कि ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा पोटेंशियल, कम चार्ज मतलब कम पोटेंशियल, नहीं। एग्जाम की परिभाषाएं थोड़ी सी अलग चलती हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज, मान लो कॉमनली पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, उसके बाद एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव चार्ज के पास तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे पोटेंशियल बोला जाता है। और किसी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसकी जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट जो होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। यूनिट की बात करें तो देखो भाई, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वोल्टेज होने के कारण इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है वोल्ट। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। फॉर्मूला याद रखना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर हम वर्क डन को 1 जूल करते हैं किसी भी एक कूलाम के चार्ज को लाने में, तो एक कूलाम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो वर्क डन करा वो 1 जूल हो गया। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, और इसे कहा जाता है 1 वोल्ट। तो जब भी 1 कूलाम का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में 1 जूल का वर्क किया है तो इस पोटेंशियल को कहा जाता है 1 वोल्ट। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। व्हेन 1 जूल इज वर्क डन to bring a charge of 1 coulomb from one point to another point, then the potential is 1 volt। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली डेफिनेशंस हैं। आप आईसीसी के बच्चे हो। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी काम को करने में होने वाली दिक्कत रेजिस्टेंस कहलाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में होने वाली दिक्कत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाती है। हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारे दोस्त का कॉल आ गया, हम लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते आपके दोस्त ने हंसा दिया, तो लड़ाई में रेजिस्टेंस हंसी है, पढ़ाई में रेजिस्टेंस दोस्त का फोन है। ठीक है, तो किसी भी काम को करने में होने वाली दिक्कत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। किसी भी काम को करने में होने वाली दिक्कत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अब करंट के रास्ते में दिक्कत होगी तो उसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। जॉर्ज साइमन ओम सर के नाम पर ऐसा यूनिट पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ यहां पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं और अच्छा लिख देता हूं। देखो भाई, किसी भी सर्किट में आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना करंट फ्लो होगा। सिंपल सी बात। वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। ओम का लॉ यही कहता है कि किसी भी सर्किट में से आपको करंट फ्लो होना है, करंट फ्लो करना है, तो आप वोल्टेज जितना अप्लाई करोगे उतना करंट फ्लो होगा। तो शब्द को सुनना है ना, ओम्स लॉ सर जॉर्ज साइमन ओम ने करीबन 1826 1828 के आसपास दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी सर्किट में से आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे, किसी भी कंडक्टर में से के दोनों सिरों के बीच आप जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया बेटा, I। V प्रोपोर्शनल किसकी हो गया बेटा, I के। तो देखो, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर यहां पर क्या लगा दिया, R। तो V इज इक्वल टू IR। ये ओम का लॉ है, लेकिन ओम का लॉ यूनिवर्सल नहीं है। ओम का लॉ आप हर जगह नहीं लगा सकते हो। ये कानून, ये नियम, ये लॉ हर जगह नहीं लगाया जा सकता। ये आप तभी लगाओगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब
कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट हो, जब कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर एरिया, टेम्परेचर, लेंथ बदल गई तो ओम लॉ वैलिड नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो V इज इक्वल टू आई आर लगाने से पहले कुछ बातों को आपको अपने जहन में बसाना पड़ेगा, कुछ बातों को आपको अपने जहन में उतारना पड़ेगा V इज इक्वल टू आई आर पढ़ने से पहले। देखो, ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, तो जितना वोल्टेज, जितना उस कंडक्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, उतना ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब यहां से शुरुआत होती है रेजिस्टेंस की। देखिए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कहां गया भाई? ओके, अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? पहला तो डिपेंड करता है मटेरियल पर। एक लाइन में आपको बता दूं, कोई भी कंडक्टर होगा ना, उसका रेजिस्टेंस लो होगा, कोई भी इंसुलेटर होगा ना, उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होगा और किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा होगा? हाई होगा। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स का कोलाइड ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। तो बेसिकली हम ऐसे कंडक्टर का यूज करते हैं, है ना, हम ऐसे कंडक्टर का यूज करते हैं जिसका मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो। देखो बेटा, कॉमनली कॉपर का, कॉमनली एल्यूमिनियम का यूज घरों में वायरिंग में किया जाता है। लोहे का काहे के लिए नहीं किया जाता, है ना? आयरन के वायर का यूज क्यों नहीं किया जाता? इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है, क्योंकि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। कॉपर का कंपैरेटिवली कम होता है, जीरो नहीं होता, कंपैरेटिवली क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल का चुनाव करना किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक सर्किट के फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगली टर्म किधर? लेंथ ऑफ दी वायर। भैया, करंट जितना लंबा रास्ता ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, करंट को जितना लंबा रास्ता ट्रेवल करने को आप दोगे, उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होता जाएगा। जितना लंबा तुम रास्ता बोलोगे, उतना ज्यादा वो अपने रेजिस्टेंस के अमाउंट को बढ़ाता जाएगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पर। जितना ज्यादा लंबा वायर, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तीसरा, क्रॉस सेक्शन पर। बेटा, जितना थिक वायर, थिक वायर मतलब जितना ज्यादा मोटा वायर, मतलब जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन, उतना कम रेजिस्टेंस। आप देखना, घर में जब मेन सप्लाई आती है तो मोटे वायर से आती है। मोटा वायर क्या करता है? कम रेजिस्टेंस का उपयोग करता है। लेकिन अगर पतले वायर की बात करें तो वहां पर हाई रेजिस्टेंस की बात होती है। हाई रेजिस्टेंस पतला वायर, लो रेजिस्टेंस मोटा वायर। तो बेसिकली किसी भी थिक वायर में, बेसिकली किसी थिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए बड़ा एरिया मिलता है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होगा तो करंट का रास्ता आसानी से बनेगा। तो किसी भी थिक वायर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है बेटा, याद रखना। अब चौथा, टेम्परेचर पर। देखो बेटा, बेसिकली किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती है। हम बात कर रहे हैं यहां पर कंडक्टर की, है ना, सेमीकंडक्टर अभी आपके सिलेबस में नहीं। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। किसी भी कंडक्टर का आपको बढ़ाना है ना, क्या बढ़ाना है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारे फैक्टर्स थे। इसके बाद बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए, सेल ये सब तो छोड़ो, न्यूमेरिकल करा देता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं मेरी तरफ से करा देता हूँ, कुछ आप कर लेना, कुछ मैं होमवर्क दे दूंगा। आ जाओ भाई, न्यूमेरिकल कहाँ छुपे बैठे हो? ठीक है, इसको हम कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है बेटा, 1.5 मतलब आई की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 1.5 एम्पियर थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकंड। टाइम की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 2 सेकंड। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब हमको क्या फाइंड करना है? क्यू। अब आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें आई भी आ जाए, क्यू भी आ जाए और टी भी आ जाए। तो आप जानते हो ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है,
तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। Q की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, I की वैल्यू हमें 1.5 दी है और T की वैल्यू कितनी दी है 2। अब 1.5 का 2 करोगे तो 3 कूलम। आंसर कितना आ गया, 3 कूलम। मेरा सॉल्यूशन पसंद नहीं आया, आपको पूरा सॉल्यूशन दोबारा यहाँ पर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर न्यूमेरिकल करा दो, इसके न्यूमेरिकल में करा देता हूँ। और न्यूमेरिकल कहाँ छुपे बैठे हो, और न्यूमेरिकल कहाँ छुपे बैठे हो। चलो इस क्वेश्चन को सुनना कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर पर, दूसरा लेंथ पर, ठीक है, और तीसरा क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है ना। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, टेम्परेचर पर और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलाम चार्ज, तो बेटा देखो Q की वैल्यू कितनी दी है 1.5 कूलाम थ्रू अ वायर, है ना, 9 जूल वर्क। तो वर्क डन कितना करा है बेटा 9 जूल। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V फाइंड करना। इतना मुश्किल सवाल कोई देता है, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। V बड़ा प्यारा लग रहा है, W की वैल्यू 9 जूल है, Q की वैल्यू 1.5 कूलाम, ठीक है। अब जूल पर कूलाम 1.5 से ये 6 टाइम जाना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ 6 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1.5 2 बार गया, 3 बार, 3 2 4 6 बार, है ना, 6 वोल्ट हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। बेटा देखना क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो बेटा 12 वोल्ट मतलब V की वैल्यू कितनी दी है, 12 वोल्ट दी है। कनेक्टेड टू अ बल्ब, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन ग्लो इज 24 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 24 ओम। तो फाइंड द करंट, हमको क्या निकालना है करंट, तो I की वैल्यू निकालना है। अब V I और R के बीच रिलेशन क्या कहलाता है, V I और R के बीच रिलेशन कहलाता है V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या कहलाता है बेटा IR। V की वैल्यू कितनी है 12 है, I की वैल्यू हमें नहीं पता, R की वैल्यू 24 है। तो 12/24 किसकी वैल्यू आ गई बेटा I की, ये गया 2 टाइम। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो, लेकिन 1/2 भी हमारे लिए काफी है। आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा, राइटिंग अच्छी नहीं लगी होगी, ये लो भाई यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा 0.5 एम्पियर। अब देखो बेटा, अब बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी है 1.5 एम्पियर, कितने वोल्ट पर 6 वोल्ट पर जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ले भाई अब फॉर्मूला उठा लो, V इज इक्वल टू IR। R की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगी V/I। V की वैल्यू कितनी दी है 6 दी है, I की वैल्यू कितनी दी है 1.5। तो इसकी वैल्यू 1.5 4 आ गई, ठीक है। कितने ओम आ गई बेटा 4 ओम आ गई इसकी जो वैल्यू है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम आ गई इसकी वैल्यू। एंड आई होप आपको ये 4 ओम सॉल्व करना आ गया होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी डायरेक्टली कर देता हूँ, 1.5 से 6 को मैंने डिवाइड किया, 4 टाइम गया। अक्सर बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी दी है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है बेटा 15 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, हमको निकालना है V की वैल्यू, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल टू क्या हो गया IR। इतना मुश्किल क्वेश्चन कोई करवाता है, आंसर आएगा 3 है। फाइंड द पोटेंशियल, V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू 0.2, R की वैल्यू 15, ठीक है। ये 3.0 वोल्ट, ठीक है। V की वैल्यू कितनी आ गई 3.0 वोल्ट। ICC के बच्चों की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, ये आंसर आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। देखो बेटा आपको सजेशन दूंगा कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सको, आपको सजेशन दूंगा कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सको वो उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना ये चैप्टर आपके लिए उतना इजी होता जाएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना चैप्टर आपके लिए उतना आसान होता जाएगा, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा, उतना ज्यादा आपके लिए मजेदार होगा, उतना ज्यादा आपके लिए कूल होगा। तो
एट द एंड मैं कुछ क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़कर जाऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जब आपको ये नोट्स मिलेंगे ना, तो उन ब्लैंक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। जब आप उन ब्लैंक मतलब जो खाली क्वेश्चंस मिलेंगे ना, होमवर्क क्वेश्चन कहते हैं हम जैसे, उन क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ये चैप्टर इजी हो जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के तरीका ये होता है कि सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाते हैं, तो सारी की सारी बातें आपके दिल में, जज्बात में, हालात में, मन में छुप जाती हैं और न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में टाइटन के प्यारे प्यारे बच्चों। बाय बाय, बाय बाय एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।